ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से जुड़े क्षेत्रों में देश के लिए असाधारण कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही इस सम्मान के लिए चुना जा सकता है। और तीसरा, इस पुरस्कार को नाम के साथ उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, यानी तीनों ही कथन सत्य हैं। भारत रत्न का संदर्भ सुर्खियों में है, इसलिए है कि हाल ही में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट पर साफ तौर पर लिखा है कि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो फिर वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी और वीवीएस लक्ष्मण को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति को भेजी जाती है। फिर राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद उस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। देश के अति विशिष्ट लोगों यानी वीआईपी की सुरक्षा में तैनात किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने नई बटालियन को मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की है? ऑप्शंस हैं ए असम राइफल्स, बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ या फिर डी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका उत्तर है सी। देश के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने नई बटालियन को मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की है। सीआरपीएफ ने केंद्र सरकार को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है और इस सुरक्षा बल ने सरकार से मांग की है कि वीआईपी लोगों की सुरक्षा का कार्य बढ़ गया है, इसलिए करीब 1000 सुरक्षा कर्मियों की नई बटालियन को मंजूरी दी जाए। मौजूदा समय में वीआईपी सुरक्षा के कार्य के लिए 5 बटालियन तय की हुई हैं। इसकी यूनिट्स देश भर में स्थापित है। यह यूनिट्स वीआईपी लोगों के साथ उनकी घरेलू यात्रा के दौरान साथ रहती है। हर सीआरपीएफ बटालियन में 1000 से अधिक कर्मी होते हैं और इसकी वीआईपी सुरक्षा यूनिट्स बैलिस्टिक सुरक्षा बख्तरबंदों और MP5 जैसे अत्याधुनिक बंदूकों से लैस होती है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। पार्कर सोलर प्रोब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा या फिर ऑप्शन डी नासा। इसका उत्तर है डी, यानी नासा। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के कोरोना क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसे नासा ने अपनी एक बड़ी उपलब्धि कहा है। इससे पूर्व नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। यह नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके जरिए नासा ने सूर्य पृथ्वी के बीच के सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा। नासा का कहना है कि पार्कर प्रोब से जो भी जानकारी मिलेगी उससे सूर्य के बारे में हमारी समझ और विकसित होगी। सूर्य के वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, का तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस यानी करीब 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड्स में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में खास तकनीक वाली हीट शील्ड्स लगाई है, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, भारत हाल ही में WTO में गन्ना और चीनी उत्पादकों को सब्सिडी देने से जुड़े केस को जीत गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के एक पैनल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारत से कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे।
विश्व व्यापार संगठन में भारत को इससे जोरदार झटका लगा है। चीनी पर आयात निर्यात कर के एक मामले में WTO के पैनल ने ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने को कहा है। और विश्व व्यापार संगठन में यह मामला 2019 से चल रहा है, जब चीनी उत्पादक देशों ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने भारत की शिकायत की थी। इन देशों का कहना है कि अपने गन्ना और चीनी उत्पादकों को सब्सिडी देकर भारत WTO के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। पैनल ने कहा है कि हमारी सिफारिश है कि भारत कृषि समझौते और सब्सिडियों पर SCM यानी सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स नियमों के अनुकूल WTO के उपायों के तहत नियम बनाए। गौरतलब है कि ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। WTO की रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 से 2018-19 के बीच चीनी के 5 मौसमों के दौरान भारत ने अपने गन्ना उत्पादकों को तय सीमा यानी 10% से अधिक सब्सिडी दी है। 10% की यह सीमा WTO के कृषि समझौते के तहत तय की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने चीनी निर्यात पर सब्सिडी के बारे में WTO की कमेटी को सूचित नहीं किया, जो एक अन्य समझौते का उल्लंघन है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए एक आरोप को पैनल ने सही नहीं भी माना है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। चाबहार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत ने चाबहार बंदरगाह के बारे में ईरान के साथ 2003 के आसपास बातचीत शुरू की थी। दूसरा, चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए मई 2015 में भारत और ईरान के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में पोर्ट के और ज़्यादा विकास को लेकर चर्चा की गई है। तीनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर यह दूसरी वर्चुअल मीटिंग थी और भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में शामिल तीनों पक्षों के बीच पोर्ट के आसपास ट्रांसपोर्ट गलियारे को और ज़्यादा विकसित करने पर चर्चा हुई। तीनों देशों के बीच हुई बैठक में शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के जरिए मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच आवाजाही बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। दरअसल चाबहार में 2 पोर्ट हैं, एक है शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। भारत शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के पहले चरण का विकास कर रहा है और इससे भारत को रूस और यूरोप तक का रास्ता मिलेगा। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक माल परिवहन करने में पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। इसके माध्यम से भारत की ईरान तक पहुंच में वृद्धि होगी। ईरान भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करेगा, जिससे भारत रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया से समुद्री, रेल और सड़क मार्गों से जुड़ सकेगा। इसके माध्यम से भारत को अरब सागर में चीनी मौजूदगी का मुकाबला करने में भी सहायता मिलेगी। चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह चाबहार से सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर और समुद्री मार्ग से 100 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। इस प्रकार चाबहार का महत्व भारत के लिए क्या है वह भी पता चलता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।